हाँ जी कहता है रिक्वायरमेंट में डिटरमिन द मिनिमम एडिशनल रनिंग फाइनेंस अमाउंट दैट बीएल शुड सीक फ्रॉम द बैंक। 360 दिन कहते हैं कि बताएं वो मिनिमम अमाउंट रनिंग फाइनेंस की जो आपने और लेनी है बैंक से। ठीक है, चलें देख लेते हैं। Blue Limited finances its working capital through running finance. Since BL has already utilized 90% of its existing running finance facility, 800 million. It is negotiating with the bank for enhancement of the facility in order to meet its next year requirement. Following information has been gathered to ascertain the following requirement, working capital requirement for the next year. इसका मतलब हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर हमने फाइंड कर ली तो लेट्स से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है 1000। लेट्स से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है 1000 और आपने ऑलरेडी कितना रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है 800। आपने क्या करना है, आपने नया वाला वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। और लेट्स से नया वाला वर्किंग कैपिटल आता है 1000, तो हम लिख देंगे कि भाई हमें 200 मिलियन और रनिंग फाइनेंस से फैसिलिटेट करना है अपने आप। 10% पुराने वाला आ जाएगा, बाकी कुछ नया वाला आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1000 आ गई, 800 मिलियन तो हमने लोन लिया हुआ है, तो हमें और कितना चाहिए, 200 मिलियन चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जी। लास्ट ईयर सेल्स were 9670, out of which 30% was cash sales. Gross profit and profit before tax were maintained at 30% and 22% of the sales respectively. तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30% है सेल्स का, पीबीटी 22% है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट होंगे सेल्स का? बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22% है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए? अच्छा, वैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट लिखना चाहिए सही यार। ये देखो ना, ये सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेट्स से ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 30% है सेल्स का, ये 22% है सेल्स का, तो ये कितने परसेंट निकल आएगा? 8%। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर देख लेते हैं, इंटरेस्ट का कुछ बताया या नहीं बताया। रेशो ऑफ रॉ मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 13, 4 और 3 की रेशो है। 13, 4 और 3 की रेशो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं गाइस? पहले सेल से क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल से क्या निकालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैसे? प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, वो इक्वेशन जो थी कॉस्ट ऑफ सेल वाली। और फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कितने हिस्से करेंगे? 3, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के अंदर ख्याल से डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी। वैसे तो ये पॉइंट याद है, ये बजटिंग के अंदर पढ़नी है, ये वाली बातें अभी रिवाइज करनी है हमें। तो बजटिंग पढ़ी होती है, ये पॉइंट बिल्कुल ही टेंशन ही ना देता। क्लोजिंग इन्वेंटरी है जी 1040, कंप्राइज ऑफ रॉ मटेरियल 40%, फिनिश गुड 60%। अब ये पिछले साल का क्लोजिंग है, तो हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा।
40% of factory overheads and 30% of property expenses comprise of depreciation. In order to boost the demand, new credit term, इसका मतलब है इसका मतलब क्या होता है, हम 3% डिस्काउंट दे रहे हैं अगर 10 दिनों में पैसा दे दोगे, हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं अगर 20 दिनों में पैसा दे दोगे। would be introduced which would result in increase in credit sales by 50%. Credit sales 50% से बढ़ जाएगी। It is estimated that discount amount would be 63 million. अब वो इस क्वेश्चन में ना उसने डिस्काउंट की अमाउंट खुद दे दी कि डिस्काउंट मैंने कितना देना। याद है डिस्काउंट कैसे फाइंड करते थे? डिस्काउंट सेल्स into percentage of availing discount into discount percentage, ऐसे ही करते थे ना। क्रेडिट सेल्स into कितने परसेंट लोग डिस्काउंट ले रहे हैं into डिस्काउंट की परसेंटेज। याद आया ना कुछ? यहां उसने डिस्काउंट आपको खुद दे दिया। द वैल्यू ऑफ द, अच्छा ये चलाकी क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द सेल on which 2% discount would be claimed to expected to be twice than the value on which 3% discount would be claimed. भाई वो सेल जिसके ऊपर डिस्काउंट मिला है 2% वाला, वो डबल है कंपेयर टू जिसके ऊपर 3% डिस्काउंट मिला। रिमेनिंग कस्टमर वुड बी टेक about 40% days to make the payment. हाँ जी, अब हमें नहीं पता कि कितने परसेंट लोग 20% डिस्काउंट ले रहे हैं, 2% ले रहे हैं, कितने परसेंट लोग 3% डिस्काउंट ले रहे हैं। ये आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? ऐसे निकालना पड़ेगा कि मेरे पास डिस्काउंट है 63 मिलियन, मेरे पास ये भी मुझे पता है कि कितने परसेंट लोग डिस्काउंट ले रहे हैं, नहीं सॉरी डिस्काउंट कितना है ये पता है, कितने परसेंट लोग डिस्काउंट ले रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो 2% डिस्काउंट लेते हैं वो डबल है। तो हाँ आप निकाल सकते हैं प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, या वो सेल निकाल सकते हैं जितने लोग डिस्काउंट लेते हैं उसकी सेल डबल है। जो 3% डिस्काउंट लेते हैं उसकी सेल सिंगल है। इसको 3% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2% से मल्टीप्लाई करेंगे और x फाइंड कर लेंगे, x कितना आता है। तो तुमने 2% डिस्काउंट वाली भी सेल तुम्हें चाहिए, 3% डिस्काउंट वाली सेल भी तुम्हें चाहिए। अच्छा बैड डेट है जी 2% ऑफ सेल्स है जी, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रेडिट टर्म द नेक्स्ट ईयर कैश सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 10%। अगले साल की कैश सेल 10% कम हो जाएगी। नो चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस इज प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में कोई प्रोडक्ट प्राइस चेंज नहीं होगी। BL plans to change the existing practice of maintaining raw material store level of 1 month production। हाँ जी, पहले आपकी प्रैक्टिस क्या, आप 1 महीने की प्रोडक्शन रखते हैं अपने पास, प्रोडक्शन की 1 महीने की प्रोडक्शन की आप इन्वेंट्री रखते हैं। अब किस पे शिफ्ट हो रही हो, EOQ के ऊपर। दिस वुड आल्सो रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 1900 टन्स, आपको सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ेगा। It is estimated that cost of raw material, warehouse and ordering cost would remain the same। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये होल्डिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वुड बी मेंटेन इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स वॉल्यूम। जितना सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी भी वैसी बढ़ेगी। ऑल एक्सपेंसेस वुड बी पेड इन 15 डेज एक्सेप्ट रॉ मटेरियल जो कि 50 दिनों में पे होगा। ऑल रेशियो मेंशन्ड इन वन above would be maintained unless otherwise stated। हाँ जी, कैसे करेंगे सॉल्व, फाइंड क्या करना है पहले ये बताएं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है, क्या क्या फाइंड करना है उसमें बताओ। क्या क्या फाइंड करना है।
नहीं, रनिंग फाइनेंस इन्वेंट्री फाइंड करनी है। डेटर्स फाइंड करने हैं। कैश दिया हुआ है कोई? कैश तो नहीं है ना मेरे ख्याल में। और लाइबिलिटीज के अंदर जाना है, पेएबल होंगे और बाकी एक्सपेंसेस होंगे, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनको नेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा और उसको 800 मिलियन से फिर कंपेयर कर लेंगे। लेट्स से ये 1000 आएगा, ऑलरेडी यूटिलाइज्ड रनिंग फाइनेंस 800 है। मिनिमम एडिशन इन रनिंग फाइनेंस 200 आ जाएगा। तो ये फाइंड करना है हमने। ये चलें, सबसे पहले को क्या करें? सबसे पहले सेल्स की वर्किंग कर लेते हैं जी। चले, मैं हैंड देता हूं, आपने ट्राई करनी है। लास्ट ईयर की सेल्स थी 9670। कितने परसेंट कैश सेल्स थी? 30%। तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 70। इस दफा कैश सेल्स कम हो जाएंगी 10% से और क्रेडिट सेल्स बढ़ जाएंगी 50% से, तो अगले साल की सेल निकल आएगी। ठीक है। मसला क्या आएगा? मसला आएगा कि हमारे रिसीवेबल्स की कैटेगरी अब 3 हो गई है। वो रिसीवेबल्स जो 10 दिनों में पैसा देते हैं वो अलग हैं, जो 20 दिनों में पैसा देते हैं वो अलग हैं, और जो 40 दिनों में पैसा देते हैं वो अलग है। तो हमें 3 तरह के रिसीवेबल निकालने पड़ेंगे टोटल सेल से। टोटल सेल से तो नहीं, क्रेडिट सेल से। तो एक काम करो, मुझे अगले साल की सेल्स कैलकुलेट करते हैं क्या आती है, ट्राई करें। ये लास्ट ईयर के साथ ही की है ना? कितनी थी टोटल सेल्स? 9670। कैश कितना था? 30%। कितनी आ गई? और अगली दफा कितनी हो जाएगी? 90%। और ये वाली कितनी बची थी क्रेडिट सेल्स, करंट वाली क्रेडिट सेल्स? ये कितनी आ गई? टोटल ये आ जाएगी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, जो डिस्काउंट लेते हैं, if there is 3% डिस्काउंट तो सेल क्या होगी? लेट्स से एक्स। 3% डिस्काउंट की सेल कितनी है? एक्स है। अगर 2% डिस्काउंट हुआ तो सेल क्या हो जाएगी? डबल।
2x। अब दोनों को डिस्काउंट मिलता कितना है इन टोटल? 63 मिलियन हमने डिस्काउंट दिया है। जो एक्स सेल है उसको हमने डिस्काउंट दिया। अब ये थोड़ा सा मसला आएगा, यूं करके लिख लेते हैं। उसको हमने डिस्काउंट दिया 3%। जो 2x सेल्स है उसको हमने डिस्काउंट दिया 2%। ये क्वेश्चन बनेगी ना? ये समझो, ये प्रोपोर्शन के साथ है। जिसको 3% डिस्काउंट दिया ना उसकी सेल एक्स होनी है बस। एक्स सेल्स के ऊपर 3% डिस्काउंट है। हाँ, ये परसेंटेज ऑफ अवेल इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना। कैसे बोला जरा गौर से सुनो। जिसको हमने 3% डिस्काउंट दिया है उसकी सेल ही एक्स है, यानी कि अगर टोटल सेल्स 1000 थी और उसकी प्रोपोर्शन 30% है तो उसकी सेल कितनी आ गई? 300 आ गई। ये परसेंटेज ऑफ अवेल मल्टीप्लाई करके है, वरना हम एक नए चक्कर में पड़ जाएंगे। हमें परसेंटेज ऑफ अवेल फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। निकालो एक्स, निकालो कितना आता है। एक्स कितना आ गया जी? 900। और 2x कितना आ गया? 1800। तो जिसने 3% डिस्काउंट लिया उसकी सेल 900 है, इसकी सेल 1800 मिलियन। चलिए अब रिसीवेबल निकालें। $900 मिलियन की सेल्स कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहती है? 3% वाला 10 दिन था ना, या 20 दिन था? 10 दिन था। 1800 मिलियन वाली सेल्स कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहती है? 20 दिन। और टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी है? 10 153 5 माइनस 900 माइनस 1800। ये सेल्स कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहेगी? 40 दिन। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर उसको पहले से ही पता है कि बैड डेट 2% है तो वो बैड डेट की फाइनेंसिंग लेगा ही नहीं। और अगर बैड डेट उसको एंड में पता चलते हैं तो वो बैड डेट की फाइनेंसिंग ले लेगा। समझ रहे हैं आप? अब ये चीज एडवांस में अगर तुम एक्सपेक्टेड फाइंड कर लेते हो, तो आप क्या करो, यहां से माइनस कर सकते हो बैड डेट। क्यों? तुम्हें पता है कि 2% लोगों ने वैसे ही बैड डेट हो जाना है तो तुम उसकी फाइनेंसिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपका पैसा तो फिर भी स्टक है उतना। आप फाइनेंसिंग बेशक ना लो लेकिन पैसा स्टक है आपका उतना। हाल दो आपने एक्सपेक्टेडली उसको राइट ऑफ कर दी है कि भैया 2% पैसे मुझे मिलना ही नहीं है, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से अरेंज करोगे? बिजनेस को तो फाइनेंसिंग चाहिए ना जो पैसा फंसा हुआ है। तो वो डिबेटेबल है, आपने इसके साथ करना है इसके बगैर करना है, सब टू यू। तो क्या करें, माइनस कर लें या ना करें? वैसे उसने लिखा हुआ एक्सपेक्टेड है बैड एट 2%।
दूसरे वाले में लास्ट वाले में ये 939 आते हैं, 111 आते हैं। $365 नहीं है, 360 है, सॉरी। $828.16 आ रहा है मेरे पास, तो मैंने बैडेड नहीं लिया तो। अच्छा, ये मेरे ख्याल में रॉ मटेरियल तो मुश्किल है, फिनिश गुड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो ना, फिनिश गुड्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्स वॉल्यूम के। तो लास्ट ईयर का फिनिश गुड्स पकड़े क्या था? 1040 था। यही था फिनिश गुड्स, देखें। अच्छा, तुमने 32% इंक्रीज निकाला है, इनका निकाला है 32% इंक्रीज। हाँ, सेल्स का इंक्रीज कितना है? 32% है। अब एक मसला है, सेल्स के इंक्रीज में आती हैं दो चीजें, वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज। बट इट इज क्लियरली स्टेटेड इन दिस क्वेश्चन कि सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज है, प्राइस इंक्रीज नहीं है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये 32% क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज है। तो फिनिश गुड्स तो आसान ही था फिर। करें 1.32 बढ़ा दें, 823.68। हाँ जी। अब वो मेरे ख्याल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल उसके बगैर नहीं होगा। सेल्स है 12,764। कॉस्ट ऑफ सेल निकालें गाइस। कॉस्ट ऑफ सेल निकालें। यही है कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें। अभी निकाला था 863.68। ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं। 86 है। 68 था यार, नहीं मैंने इधर भी ये लिखा। अच्छा अच्छा, ये 23 कह रहे हो। 823.86।
8। अच्छा ठीक है, ठीक समझ लगी मुझे क्या गलती है। मैंने 8 कुछ और लिख दिया था। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से निकालो। अब इसके 3 हिस्से करो। मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, ओवरहेड। ये मेरे ख्याल था 13/20 था, ये 4/20 है, 3/20 है। ये देखो यही थी प्रोपोर्शन। 13, 13, 4 और 3। हाँ ठीक है, 13/20। डिवाइड करें जल्दी से, क्या आता है? 5937 मटेरियल आ रहा है ना। अच्छा जी, अब हमें लेबर और ओवरहेड चाहिए होंगे। लेबर एंड ओवरहेड चाहिए होंगे हमें पेएबल्स के लिए। मटेरियल कंज्यूम्ड जो है ना, पेएबल्स के अंदर परचेजेस आती है, मटेरियल कंज्यूम नहीं आता। तो मैं परचेजेस कैसे निकालूंगा? मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम है 5937.59। ओपनिंग स्टॉक भी पता है 1040 का 40%। यही था ना? क्या था 1040 का 40%? अच्छा, ये नहीं पता, ये आपको निकालना पड़ना। ये आपको निकालना पड़ना। तो निकालते हैं जी। 824 आ रहा है शायद। कैसे निकाला है? कहाँ लिखा हुआ है? 50 दिन जो तुमने ले लिए कहाँ लिखा हुआ? भाई साहब आपने पेएबल निकाल दिए हैं, वो भी गलत थोड़े से। ये रॉ मटेरियल सप्लायर के डेज हैं, रॉ मटेरियल होल्डिंग नहीं है। और रॉ पेएबल निकालने के लिए परचेजेस चाहिए, मटेरियल कंज्यूम से नहीं निकाल सकते। मटेरियल परचेज से निकालना होता है पेएबल। भूल गए हो? परचेजेस चाहिए, परचेजेस। और परचेजेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर भी चाहिए आपको। आओ जी इधर। BL plans to change the existing practice of maintaining raw material stock level of 1 month production requirement by adopting EU। अब आप EOQ पे जा रहे हैं, EOQ पे जा रहे हैं। This would also require maintenance of safety stock। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप जा रहे हैं EOQ पे, तो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into एनुअल डिमांड इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट। पता है
387,000. और होल्डिंग कॉस्ट 3,225 है. यू क्यू आ गया. यू क्यू क्या होता है? ऑर्डर क्वांटिटी. ऑर्डर क्वांटिटी. हमने तो ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकाली, हमने क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री. वही क्लोजिंग स्टॉक होगा ना एवरेज इन्वेंट्री. क्या फॉर्मूला होगा? यू क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक 1900 टन. फिर जाहिर है इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे. कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री बताओ, वो दिया हुआ है कितने की कॉस्ट है? 52,000 टन है और ये सेम रहेगा. ऑर्डरिंग कॉस्ट वुड रिमेन सेम. सेम रहेगा 52,000 टन. ये जो भी एवरेज इन्वेंट्री आएगा ऊपर से इनटू क्या कर दूंगा मैं? 52,000. तो देख के बताओ क्या चीज मिसिंग है? डिमांड. तो पहले तो निकालो पिछले साल की डिमांड, क्योंकि जो इस साल की डिमांड है वो कितने परसेंट ज्यादा है जी? कितने परसेंट ज्यादा हमने निकाली थी सेल्स वॉल्यूम? 32%. 32%. तो पिछले साल वाली डिमांड निकालनी पड़ेगी. पिछले साल वाली डिमांड इस लाइन से निकलेगी, ये जो लाइन है उसकी. कहता है BL plans to change the existing practice of maintaining raw material stock level of 1 month production. इसका मतलब इस भाई साहब ने जो पिछले वाला क्लोजिंग स्टॉक रखा है वो 1 महीने की प्रोडक्शन का रखा हुआ, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या ख्याल है? तो मुझे ओपनिंग रॉ मटेरियल बताओ. इधर कर लेता हूँ मैं. 4,16,000 निकाला था यार अभी थोड़ी देर पहले. अच्छा अच्छा, तुमने वो एनुअल कर दिया. 4,16,000 इंटू 12 कितना आ गया जी? नहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल 3 ना मैं कह सकता उसको. ओपनिंग तो 4,16 ही है. यही बनेगा. डिवाइड बाय 52 कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें चाहिए, यूनिट चाहिए ना, टन में चाहिए. कितना आएगा? 96. ये मुझे लगता है 000 हमने राउंड ऑफ किए. 000 राउंड ऑफ किए. असल में ये कॉस्ट आ जाएगी ना, ये रुपीज में आंसर आ जाएगा. ये एनुअल डिमांड रुपीज में आएगा. ये रुपीज दिए हैं, 4,16,000 रुपए हैं. यूक्यू में रुपए थोड़ी डाल रहे हैं, यूक्यू में तो यूनिट्स डाल रहे हैं. $96,000 आ जाएगा. नेक्स्ट ईयर डिमांड बताएं क्या आती है? क्या आती थी? फिल करो जी इसको. क्या आता है यूक्यू? कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री निकालो. $242.216 million.
242.216 million. अच्छा जी, वो भी निकाल लो, मटेरियल परचेजेस भी निकाल लो। अब वो शाजेब हो जाएगा जो आप कर रहे थे। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया ना यार। 216 21, अच्छा सॉरी। टू भाई क्या था? 242.216, माफी दे दो भाई। ये 5763 बनता है उस्मान, ये ठीक है। अच्छा जी, अब जाओ। अब तो परचेजेज निकालिए ना मटेरियल का। 5763 पॉइंट, मटेरियल कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग रहता है? पचास दिन निकालो। और जी लेबर कितने दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग रहती है? 800.50। लेबर कितनी थी? ये निकाली थी हमने, 182695। ओवरहेड के ऊपर आओ। ओवरहेड कितने थे देख लेना, इसमें कोई डेप्रिसिएशन भी थी। 137021, 137021। कितने परसेंट एब्सेंट थी इसमें? अच्छा, वो ऑपरेटिंग ओवरहेड्स भी लेने हैं। सेल्स कितनी थी? 12,764.4। और वो ऑपरेटिंग ओवरहेड्स हमने निकाले थे, सेल्स का 8% थे, वही 360। नहीं, इसके अंदर वो भी था, एक चीज और भी आनी थी, डेप्रिसिएशन भी थी। हाँ, कितना आ गया? शाहजेब, उसमें 40% डेप्रिसिएशन थी, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फाइन कर लिए तो ना नहीं हो। हाँ, रॉ मटेरियल के ऊपर आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे जाओ, ये पढ़ो जरा। कहता BL plans to change the existing practice of maintaining raw material stock level of 1 month production requirement by adopting the EOQ model। कहता है पहले आप पूरे साल की प्रोडक्शन का 1/12 करके आप क्लोजिंग इन्वेंटरी रख लेते थे, अब आपने EOQ मॉडल अडॉप्ट करना है।
और ईओक्यू मॉडल अडॉप्ट करके जो आपकी इन्वेंट्री आएगी आपने वो रखनी है। अब मुझे याद है ईओक्यू से को जब सॉल्व करते थे वो तो रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है, उसमें से आपने देखना है आप होल्ड कितना करते हो। अब हम हमें याद है हम जितना भी ईओक्यू आता था उसको डिवाइड बाय 2 करते थे, वो हमारी एवरेज इन्वेंट्री टू होल्ड होती थी। तो इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली पहुंचना यहां तक है, मुझे इस फॉर्मूले तक पहुंचना है, मुझे एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है प्लस बफर स्टॉक फाइंड करना है। तो मेरे पास 1900 था, मेरे पास ईओक्यू नहीं था, एवरेज इन्वेंट्री में निकाल लेता और मैं उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता, मेरे पास क्या आ जाता क्लोजिंग स्टॉक। अब ईओक्यू नहीं था, ईओक्यू फाइंड कर लेते हैं, ऊपर आए फॉर्मूले में 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट गिवन थी इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, 2 भी पता ही आपको, एनुअल डिमांड नहीं पता। अब एनुअल डिमांड किस तरह से निकालेंगे वो देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन की एनुअल डिमांड कितनी है। हाँ मुझे ये पता है कि इस साल का वॉल्यूम पिछले साल के वॉल्यूम से 32% ज्यादा है, इसका मतलब इस साल की एनुअल डिमांड पिछले साल की एनुअल डिमांड से 32% ज्यादा है। तो मैं इस साल की एनुअल डिमांड फाइंड कर सकता हूं अगर मेरे पास पिछले साल की एनुअल डिमांड होगी तो। अच्छा पिछले साल वाली एनुअल डिमांड के ऊपर जाते हैं, पिछले साल वाली एनुअल डिमांड नहीं गिवन। हाँ उसने एक हिंट दिया हुआ, उसने कहा मैं जो रॉ मटेरियल रख रहा हूं वो 1 महीने की प्रोडक्शन के इक्वल रख रहा हूं। तो भाई उसका रॉ मटेरियल है कितना, 4,16,000 का। 4,16,000 को तुमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट। मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे डिवाइड बाय मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट। मुझे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड चाहिए जो 52,000 से डिवाइड करके आएगी, यानी कि 96,000 टन एनुअल डिमांड है। तो अगर 96,000 टन पिछले साल की एनुअल डिमांड है तो इस साल की 32% ज्यादा होगी। बाकी फिर ईओक्यू एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर ली। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, तुम रॉ मटेरियल को पहले ही किस में कन्वर्ट कर लो, टन के अंदर, और उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है तब भी। तो आप देख लें वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में आपके सब्र और आपके नॉलेज दोनों का इम्तिहान लेता है वो। मतलब आप सारा क्वेश्चन ठीक कर लें, ओवरहेड्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी भूल गए ना तो पकड़े गए आप। तो बस एम ये होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो ताकि इसके मैक्सिमम पॉइंट्स हम ठीक कर लें एग्जाम में। 100% तो आपको पता है प्रेशर में तो मुश्किल ही ठीक हो।